नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी ज्यामिति की। ज्यामिति के कुछ वीडियो हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एंगल तक बात कर ली थी, यानी कि कोण से रिलेटेड कुछ प्रमेय थी, उन सब पे बात कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग जो ज्यामिति के जो आकार होते हैं अब उन पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला आकार हम लोग त्रिभुज को लेते हैं और उस पर बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज पे क्या क्या बात करने वाले हैं वो बोर्ड पे लिखी है, आइए देख लेते हैं एक बार। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज पे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज के जो मतलब कि त्रिभुज की पहचान या परिभाषा वो क्या होती है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ शब्दकोश होते हैं, जैसे उसकी भुजा क्या होती है, शीर्ष क्या होता है, ये सब, या उसकी भुजा को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इन सब पे बातें होंगी। आगे दर्शाने वाला तरीका, त्रिभुज को प्रदर्शित करने का तरीका, उसमें जो भुजाएं होती हैं उसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जो एंगल होते हैं उनको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नाम तो देना पड़ेगा, क्योंकि 3 कोण होते हैं तो तीनों को अलग अलग करने के लिए हमें कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसे कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। आगे आएगा त्रिभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण, यानी कि त्रिभुज के कुछ अंदर की तरफ कोण बनते हैं, कुछ बाहर की तरफ कोण बनते हैं, लेकिन सारे कोण बहिष्कोण नहीं कहलाते हैं। उसमें से कुछ ही कोण को बहिष्कोण कहते हैं। वो उसकी क्या कंडीशन है, इन सब पे बात होगी। अंतःकोण की क्या कंडीशन है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आ जाता है अपने त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा जाता है, यानी कि 2 आधारों पर त्रिभुज को विभक्त किया जाता है। पहला क्या है कि भुजा को मापने के आधार पर, यानी कि भुजा की लंबाई को देखकर हम लोग त्रिभुज पे 3 भागों में बांटते हैं त्रिभुज को। पहला होता है विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ये त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, किसके आधार पे, भुजा की लंबाई कह लीजिए, भुजा की माप के अनुसार। नेक्स्ट आता है अपना कि कोण की माप के आधार पर, यानी कि कोण जितने एंगल के बन रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो इस हिसाब से 3 होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यही समकोण में ही अपनी पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। नेक्स्ट अपना जाता है त्रिभुज का कोण युग्म हो गया, कोण युग्म गुणधर्म, यानी कि कोणों को जोड़कर जो गुणधर्म बनते हैं उससे रिलेटेड प्रमेय होगी इसमें। तो 2 या 3 प्रमेय होंगे इसमें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्रिभुज का बहिष्कोण तथा संबंधित प्रमेय। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है वो तो बात करेंगे, और उससे रिलेटेड 1 या 2 प्रमेय होती हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो त्रिभुज की ओवरऑल चाहे सब कुछ भूल जाइए, लेकिन ये जो इसमें 3-4 प्रमेय बताई जाएंगी वो मत भूलिएगा। आगे तो और त्रिभुज पे अभी बात चलेगी, लेकिन इस वीडियो में सर्वांगसम त्रिभुज की क्या कंडीशन है, इन सब की एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। इसमें हम लोग इतने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है त्रिभुज, और त्रिभुज की 2 परिभाषाएं लिखी हुई है, चाहे ऊपर वाली मान लीजिए चाहे नीचे वाली, दोनों। तो एक समतल में 3 असमांतर प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो त्रिभुज बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो 3 रेखाएं हम लोगों को 3 रेखाओं का प्रयोग करना होगा, रेखाओं का नहीं, रेखाखंडों का। यहाँ पे रेखा न लिख के रेखाखंड लिख लीजिए। पहली कंडीशन कि हमें 3 रेखाखंड चाहिए और तीनों क्या होने चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, यानी कि तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यानी कि रेखाएं भी होंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो जो बीच की जो जगह बच जाएगी वही त्रिभुज कहलाएगी। तो पहला कंडीशन कि 3 रेखाएं होनी चाहिए और वो रेखा मतलब कि एक प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से अपना त्रिभुज बनेगा। ये 3 रेखाएं हम लोग मानते हैं इस तरह से। तो ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसे ऐसे देखिए, अगर रेखा देखी जाए तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये अपनी सिंपल सी आकृति जो बन गई, यही अपनी त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाएं, हिंदी में नाम ही इसका है त्रि, मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं हो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ऐसी भी एक सिंपल सी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि किसी समतल में 3 प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं से घिरी हुई समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बात वही है जो ऊपर वाली में बताई गई थी, यानी कि प्रतिच्छेदी होनी चाहिए और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें अर्थात, और उससे घिरी हुई जो आकृति है वही त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के कुछ टर्म आते हैं, आइए उन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अब त्रिभुज के जो कुछ टर्म होते हैं, टर्म से पहले त्रिभुज की पहचान यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं। पहला कंडीशन, 3 भुजा होनी चाहिए।
दूसरी कंडीशन, ये प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो आइए बनाते हैं त्रिभुज, और चलिए अभी उस पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। एक हम लोग कुछ इस तरह से रेखा खींचते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से। ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इनको कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने ए, ऊपर वाले को, नीचे वाले को दे दिया बी, और ये सी नाम दे दिया इस वाले पॉइंट को। अब देखिए, क्योंकि एंगल के हम लोगों ने बताया था कि जो इस तरह से एंगल बनता है, उसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? शीर्ष नाम देते हैं। यानी कि इसका ये सर है, तो इसको नाम दे दिया था हम लोगों ने ओ। ये हो जाता है अपना शीर्ष। तो उसी तरह इसमें भी देखिए, ये ट्राई एंगल, इंग्लिश में ही इसका नाम है तीन एंगल, यानी कि तीन एंगल, 1 2 3, ये तीन एंगल ये बनाता है, इसलिए इसको ट्राइंगल कहते हैं। अब एक शीर्ष इस वाले एंगल का ये हो गया, इस वाले एंगल का ये शीर्ष हो गया, ये वाला ये शीर्ष हो गया। तो इसलिए इन शीर्ष को हम लोग त्रिभुज का भी शीर्ष कहते हैं। तो पहली कंडीशन निकल कर आई अपने पास कि बिंदु ए बी सी, और इनकी एक प्रॉपर्टी और है, ये तीनों संरेख नहीं होने चाहिए। जो असंरेख हैं, ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तो हो गई अपनी पहली बात। दूसरी बात लगे हाथों, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो दूसरी बात मैं अपनी रखता हूं कि भुजा या रेखाखंड कह लीजिए, रेखाखंड ए बी, ये वाली भुजा, बी सी नीचे वाली भुजा, तथा सी ये तीनों क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये हो गई बात। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, या क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इस वाली भुजा को हम लोग दर्शाना चाहें तो बी से लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले त्रिभुज, ऐसा अगर त्रिभुज है, उसमें अगर ये अलग अलग खंडों में नहीं बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ए के जो शीर्ष ए है, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग ए से दर्शा देते हैं स्मॉल वाले, बी के सामने वाली भुजा को हम लोग दर्शा देते हैं स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली भुजा को हम लोग दर्शा देते हैं स्मॉल सी से। अब ये दर्शाया क्यों जाता है? ये लंबाई के तौर पे दर्शाया जाता है, यानी कि इसकी लंबाई जो होगी हम उसको मानेंगे ए यूनिट, इस वाली भुजा जो AC है इसकी लंबाई मानेंगे हम लोग B यूनिट। यूनिट आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो ये वाली अपनी C यूनिट। गौर से देखेंगे तो BC में A नहीं आ रहा है, तो इसलिए A रख दिया, AB में C रख दिया जाता है, और AC में B। तो इस तरह से इसकी लंबाई अगर हम लोग मानना चाहें तो ABC इस तरह से मान सकते हैं। ये वाला अपना C के सामने का शीर्ष है, इसलिए इसकी लंबाई जो हम लोगों ने मान ली वो C मान ली। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी मानने की बारी आए तो ये आप लोग मान सकते हैं। अब इनमें कुछ एंगल बन रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग। इसमें एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। अब हम लोगों ने एंगल वाले चैप्टर को जब पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा बताना भूल गए थे। जैसे ये एंगल अपना एक बना, ये उसका शीर्ष है O, ये है A, ये है B, पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो एंगल बना, इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं? तो इसको दर्शाने का तरीका कोण का होता है। एक ऐसा हम लोग चिन्ह बनाते हैं, ये एंगल दर्शाने का तरीका है कोण, इसको पढ़ा भी जाता है कोण। और ये जो है पॉइंट जिस शीर्ष पे ये बन रहा है, उसको हम लोग बीच में रखते हैं, और ये वाला शीर्ष आगे पीछे लगा देते हैं, AOB। इस तरह से हम लोग एंगल को दर्शाते हैं, यानी कि इस वाले एंगल को AOB दर्शाएंगे। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग वही दिख रहा है। तो तीसरा पॉइंट अपना बन जाएगा कि जो कोण अपने पास है, कौन सा है कोण? BOC, ऊपर वाला कोण BOC कह लीजिए, या C, ओ नहीं है, A है,
बी ए सी कह लीजिए या सी ए बी कह लीजिए, ये इसमें भी आप लोग चाहे आगे बी लगाइए चाहे ए लगाइए, कोण यही होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपना कोण बन रहा है कौन सा, ए बी सी, ए एंगल का चिन्ह लगाएंगे आगे, ए बी सी तथा कौन सा कोण, और अब ये वाला कोण बचता है इसको क्या कहेंगे, ए सी बी कह लीजिए या बी सी ए कह लीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, ओ सॉरी ए सी बी। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी कि क्योंकि ये अंदर की ओर बन रहे हैं। बाह्य कोण क्या होते हैं ये अभी बाद में बात पता चलेगी। ये तीनों अंदर की तरफ बन रहे हैं त्रिभुज के, इसलिए ये सारे कोण त्रिभुज के अंतः कोण हैं। त्रिभुज के अंतः कोण, इसे हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो गई 3 पॉइंट के त्रिभुज पे, मतलब कि एबीसीडी जो है वो क्या है, ये रेखाखंड ए बी सी ये सब त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। इस तरह से ये 3 ये हो गए। इसी में हम लोग ये जो अपना कोण बन रहा है एंगल बी ए सी, हम लोग इसको अगर इन एंगलों में कोई अगर पार्टीशन नहीं है तो हम लोग इसको सिंपल सा कोण ए नाम दे सकते हैं। इस वाले को कोण ए, इसको कोण बी, इसको कोण सी। तो हम लोग इस वाले को नाम दे सकते हैं एंगल ए कह लीजिए, इस वाले को एंगल बी कह लीजिए, इस वाले को एंगल सी कह लीजिए। ये हो गई अपनी चौथी बात कि हम लोग इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग एंगल ओ से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि शीर्ष ओ पे बन रहा है इसलिए हम लोग इसको एंगल ओ नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी त्रिभुज के एंगल और ये सब टर्म पे। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज को दर्शाया कैसे जाता है। तो त्रिभुज जैसे ये हम लोग इसको नाम देते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज को दर्शाने का जो तरीका होता है थोड़ा सा इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5वां पॉइंट कि त्रिभुज को एक चिन्ह होता है डेल्टा जिसे हम लोग कहते हैं, या ये ऐसा कुछ त्रिभुज के जैसा ही बनता है, छोटा सा बनाइए तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, डेल्टा। ये ऐसा होता है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। चिन्ह तो ये डेल्टा का है लेकिन हम लोग इसको त्रिभुज ही पढ़ देते हैं और ऐसा छोटा सा दिखा देते हैं। त्रिभुज को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग त्रिभुज को प्रदर्शित से करते हैं, तो त्रिभुज को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पढ़ते उसको हम लोग ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम लोग पहले एक बनाएंगे डेल्टा, पीछे नाम लिख देंगे जो इसके शीर्ष होते हैं। कौन कौन से शीर्ष हैं, ए बी सी। इस तरह से हम लोग त्रिभुज को दर्शाते हैं। त्रिभुज को दर्शाने का तरीका है कि त्रिभुज ए बी सी, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, त्रिभुज ए बी सी। तो ये होगी बात अपनी त्रिभुज को कैसे दर्शाया जाता है, उसके जो कुछ बेसिक टर्म होते हैं इन सब पे। इन सब पे बात हो जाने के बाद नेक्स्ट अपना आ जाता है त्रिभुज के प्रकार। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया है। तो आइए उनकी क्या क्या गुण होते हैं उन पे बारी बारी से बात की जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो त्रिभुज को हमने पहले ही बताया था कि 2 हिसाबों से बांटा जाता है, एक लंबाई, भुजाओं की लंबाई के अनुसार है, कोण की माप के अनुसार। तो पहला है भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, यानी कि पहले की जितनी लंबाई है दूसरे की उतनी नहीं है, तीसरे की भी अलग है, यानी कि तीनों की लंबाई अलग है। जैसे यहाँ पे लिखे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया, ये 2 सेंटीमीटर भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर रख दी है, तो ये अपना क्या कहलाए, विषमबाहु त्रिभुज। इसको दर्शाने का कोई तरीका नहीं है, बस लंबाई अगर इसकी लिखी हुई है तो ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, 2 भुजा
बराबर हो। जैसे इसी त्रिभुज में ये वाली लंबाई 2 थी, इसको भी हमने 2 ही कर दिया, ये 4, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी कुछ भिन्न हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु। इसको दर्शाने का तरीका थोड़ा सा इस लाइन पे ऐसे एक छोटा सा कट, इस पे एक छोटा सा ऐसे कट लगा देते हैं हम लोग, तो ये दर्शा दिया जाता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। चाहे ऐसा दर्शा लीजिए एक लाइन खींच के, चाहे इस तरह से 2 लाइन खींच के। ये ऐसा ज्यामिति में हमेशा होगा। जैसे ये एक आयत हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, और इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे डबल डैश लगा देंगे, ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी तरह से कोई आकृति होगी जिसमें 6 भुजाएं होंगी आमने सामने बराबर, तो उसमें एक डैश का और प्रयोग कर लेते हैं, तो इस तरह से उसको दिखाया जाता है। ऐसे एंगल में भी होता है, जैसे ये एंगल है बराबर हो सकते हैं आपस में, ये एंगल है तो इसको डबल बार दिखा देते हैं, ये डबल बार दिखा देते हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये तो मान लो एंगल ये है, ऐसा दिखा देते हैं, तो इसका दिखाने का मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो उसी तरह से हम लोग त्रिभुज में भी चाहे एक लाइन खींच के चाहे 2 लाइन खींच के इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी सिंपल सी इतनी सी ही परिभाषा है कि इसकी कम से कम 2 भुजा बराबर हो। तीसरी भुजा पे चर्चा नहीं की गई है कि वो अलग ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ बस इतना है कि कम से कम 2 भुजा बराबर हो, तब हम लोग उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या है, हाँ ये समबाहु त्रिभुज, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यहाँ पे लिख लीजिए तीनों भुजा बराबर। अब तक भाई मेरे यहाँ पे क्या था कि ये 2 था, ये 2 था, ये 4 था, अब ये भी 2 ही कर दो और यहाँ पे भी ऐसा ही चिन्ह लगा दो, तब ये अपना क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब एक यहाँ पे नोट लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, क्योंकि हमने अभी बताया कि त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तीसरी भुजा पे कोई चर्चा नहीं है कि तीसरी भुजा अलग ही होनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज जो है उसमें क्या कहा गया कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग गौर कीजिए, क्या ये समद्विबाहु वाला पूरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है? सिर्फ इसकी शर्त ये थी कि 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये भी कह रहा है मेरी भी 2 भुजाएं बराबर है, मेरी तीनों बराबर है, लेकिन उसमें ये बात शामिल है कि मेरी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं? तो जी हाँ, इसको भी हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। समबाहु तो कहेंगे ही, समद्विबाहु भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट डालेंगे और वहां पे लिखेंगे कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज, वो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये हो गया अपना नोट। आप अपने जेब से 10 का नोट निकालिए और उसी पे कहीं पे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है अपना कोणों की माप के आधार पर। इसमें बस इतना ही। अब कोणों की माप के आधार पे तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, हर जगह आपने यही पढ़ा था। कहीं अगर 4 पढ़ लिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसका 3 कोण होता है और तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं ये जानने के लिए कोण वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसमें सारे कोण के बारे में बिल्कुल ही विस्तार से बताया गया है, आप लोग उसको देख सकते हो। अब उसके बाद ये न्यून कोण मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण हो। क्या कहेंगे आप लोग? तीनों कोण न्यून कोण हो। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? तब उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक। अगला आ जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे अभी बस इतना जानिए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री हो जाए, तब हम लोग उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण 90 अंश हो, ये कोई सा भी एक कोण 90 अंश हो जाएगा, तब हम लोग उसको
समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में भी कुछ टर्म आते हैं और उसी से रिलेटेड एक पाइथागोरस की प्रमेय है, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी बस यहाँ पे इतना ही। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो जाए। अधिक कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो। न्यून कोण क्या होता है? जो 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण क्या है? जो 180 से कम हो, यानी कि कोई सा भी एक कोण अधिक कोण हो। अगर त्रिभुज का कोई भी एक कोण अधिक कोण हो जाता है, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। सिंपल सी बात है। ये जो न्यून कोण त्रिभुज होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। शेप अलग अलग हो सकती है, यानी कि ये 90 से कम होंगे। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखती है। ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है वो इसका कुछ और ये फैला दीजिए, तब ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे अधिक कोण जो था वो क्या था? 90 से ज्यादा था। यानी कि ये 90 से ज्यादा हो जाए, 120 हो जाए। गलती के साथ हमने 180 कह दिया था, वो बृहद कोण होता है। तो अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एक कोण हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए इसको हटाते हैं और समकोण त्रिभुज पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो समकोण त्रिभुज आता है। इसकी फोटो दिखाएं हम लोग तो कुछ इस तरह से इसकी तस्वीर होती है। चाहे ऐसा दिख जाए, चाहे ऐसा दिख जाए, या इस तरह से दिख जाए। ये बस अंतर ये होता है कि इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसमें भी कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे आम एंगल को हम लोग इस तरह से कर्व से दिखा देते हैं, बस इसको थोड़ा सा 90 डिग्री यानी कि इस तरह से दिखाते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में कुछ बातें होती हैं, जैसे ये 90 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। अब इसमें ये कर्ण होती है जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, उसे हम लोग एक नाम दे देते हैं कर्ण। अगर इस वाले एंगल को थीटा माने हम लोग, तब इसको हम लोग लंब कहेंगे, यानी कि जो इस वाले थीटा के सामने की, और इसको हम लोग आधार कहेंगे। अब इससे रिलेटेड एक बात और, ये जो कर्ण है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये उनसे छोटी होगी, ये लंबाई में सबसे ज्यादा। तो एक बात, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। अच्छा एक बात और, अगर हम लोग इसको थीटा ना मान के इस वाले को जब थीटा मानेंगे, यानी कि इस तरह से एक त्रिभुज बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, और इस बार हम लोग, ये तो कर्ण हमेशा रहेगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। अब इसको अगर हम लोग थीटा लेते हैं, यानी कि यहां से कोई आदमी ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे एक आपकी तस्वीर बना लेते हैं, आप लोग देखिए, ये आपकी तस्वीर है, यहां से अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपके लिए लंब होगी और ये आधार होगी। तो ये इस तरह से बदल जाता है, यानी कि अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, इस वाले से देखा तो ये लंब, ये आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है किसकी? समकोण त्रिभुज की। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। और अगर हम लोग लंब और आधार को जोड़ दें, लंब प्लस आधार को जोड़ देते हैं, तब ये जो है कर्ण से बड़ी हो जाती है। यानी कि कर्ण इतनी बड़ी तो है कि लंब और आधार से अलग अलग बड़ी है, यानी कि जब लंब अकेले रहेगा उससे कर्ण बड़ी है, जब आधार अकेले रहेगा तो उससे कर्ण बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि दोनों जब मिल जाएं तब भी उनसे बड़ी रहे, तब उनसे ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये दो नियम होते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लंब और आधार जो है वो कर्ण से, जब दोनों को हम लोग जोड़ दिए देते हैं तब ये बड़े हो जाते हैं। वैसे तो अगर इसी को हम लोग दो भागों में बांट ले तो ये जो लंब है वो छोटा होगा किससे? कर्ण से, और ये जो आधार है ये भी छोटा होगा किससे? कर्ण से। तो कर्ण बड़ी भुजा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि लंब और आधार को जोड़ दें तब भी ये बड़ी रहे, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट जो पाइथागोरस की प्रमेय है, देखिए पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी और इसको हम लोग बौधायन की प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो साक्ष्य है वो बौधायन की एक किताब है शुल्ब सूत्र करके, बौधायन शुल्ब सूत्र, उसमें इसका प्रमाण मिलता है और वो उससे पहले की किताब है, यानी कि जो पाइथागोरस जब बताए इसको उससे पहले की ये किताब है और इसके ठोस सबूत मिलते हैं किसमें, बौधायन शुल्ब सूत्र में। तो इसलिए हम लोग उसको बौधायन पाइथागोरस प्रमेय यानी कि दोनों को मिक्स कर देते हैं, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय नाम दे देते हैं। तो अब इसको आप लोग कहीं पे भी आ जाए, चाहे पाइथागोरस प्रमेय आ जाए चाहे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय आ जाए, तो समझ जाइएगा कि दोनों एक ही माया है, यानी कि एक ही बात है। अगर बौधायन प्रमेय करके आती है तब भी, पाइथागोरस प्रमेय करके आती है तब भी, और दोनों को मिक्स कर दिया तब भी वो प्रमेय क्या होती है। ये जो अपना तीसरा पॉइंट आता है ये क्या होता है, बौधायन या कह लीजिए पाइथागोरस। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, चाहे पाइथागोरस प्रमेय और बौधायन प्रमेय कुछ भी। तो इसमें क्या कहता है कि ये जो कर्ण भुजा है इसका अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं, ये बराबर होगी लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो बौधायन की प्रमेय पे और बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे ये प्रमेय निकाली गई ये सब पे एक अलग से वीडियो अपने ही चैनल पे पड़ा हुआ है, बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय करके। उसमें देखिएगा आप लोग, कुछ उसमें एक ऐसा चित्र दिख रहा होगा, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री। तो जो इस पे वर्ग बनता है, यानी कि इस पे वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, आगे हो सकता है नेक्स्ट त्रिभुज खत्म होने के बाद वही स्टार्ट हो। तो जो इस पे वर्ग बना और जो इस वाली भुजा को लेकर वर्ग बना, ये शायद आयत दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और जो इस वाली भुजा को लेकर वर्ग बना, इन सब का क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो ये जो कर्ण वाला क्षेत्रफल बनेगा, अभी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये भुजा बड़ी नहीं बनी है तो इसलिए, तो ये जो इसका क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, इस वाले क्षेत्रफल को बराबर रखेंगे इसके योग के, यानी कि इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो इस वाले क्षेत्रफल के बराबर आता है, यानी कि जो आधार पे जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल, लंब पे जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल जोड़ने पे कर्ण का जो क्षेत्रफल बनता है उसके बराबर आता है। उसी में और बताया गया था त्रिभुज को भी लेके और वृत्त को भी लेके। तो अगर ज्यादा आपको जानकारी की जरूरत समझ में आ रही हो, अगर इच्छा हो तो वो वाला वीडियो देख के समझ लीजिएगा। बस बाकी इसमें इतना ही था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। बस इतनी सी बात हो जाती है यहाँ पे। इसको दिखाना चाहे तो एक तरीका और दिखा सकते हैं कि a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए तो बात वही है। चाहे ये वाला ज्यादा डिफाइंड है कि कर्ण कहीं भी हो, लंब कहीं भी हो, आधार कहीं भी हो, इसमें तो ये सब चेंज भी हो सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि a ही जो भुजा दी जाए वही आपकी कर्ण हो, तो ये उतना साइंटिफिक नहीं, यही अच्छा है। तो ये तो हो जाता है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या होते हैं, कि त्रिभुज कितने होते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात में आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या नहीं रही होगी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है वो प्रमेय बच जाती हैं, जो हमने दो प्रमेय मतलब दो टॉपिकों पर प्रमेय पे बात करने की चर्चा की थी। अब आइए बारी बारी से उन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी प्रमेय आ जाती है वो क्या है, त्रिभुज का कोण युग्म गुणधर्म है। इसकी एक प्रमेय है ये कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एक त्रिभुज है अपने पास, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर हम लोग एंगल की बात करें तो अंतः कोण ये हो गए, बहिष कोण पे इसके बाद बात करेंगे। ये जो तीनों कोण है, कौन कौन से कोण, इसको दर्शाने का तरीका आपको बताया गया था। BAC ऊपर वाला कोण है, BAC प्लस कोण जो ये वाला है ABC हम लोग ले लेते हैं, ABC प्लस कोण कौन सा BCA कह लीजिए या कोण ACB कह लीजिए, ये वाला कोण। इन सभी का योगफल अगर हम लोग करते हैं तो 180 डिग्री आता है। यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 60 डिग्री के हों
समकोण त्रिभुज में ये तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं, अदरवाइज ये अलग अलग होते हैं। तो इन तीनों का योग जब हम लोग निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इसी को चाहे तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों क्या होंगे, 180 डिग्री होते हैं। ये तो हो जाती है अपनी पहली प्रमेय। इसी प्रमेय पे बहुत सारे चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे दे दिया गया एक सवाल, ये एक कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 60 डिग्री बना रही है, एक भुजा 80 डिग्री बना रही है, तो ये वाला कोण निकालिए। अब आपको अगर पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप लोग वहीं पे लगा देंगे कि जो ये 60 है प्लस 80 है, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, x दे दीजिए, थीटा दे दीजिए, इन सब का योगफल 180 होना चाहिए। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा, प्लस x है, इसको 180 उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आया, 40 डिग्री, यानी कि इस वाले कोण की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। आपको इतना सब करके नहीं देखना है, सीधे सीधे जोड़ना है। 60 और 80 140 हुआ, कम कितना है, 40, तो ये वाला कोण 40 डिग्री। बस इसी पे कई सारे सवाल जो हल्की फुल्की होती हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसी की थोड़ा सा एक उप प्रमेय है जो इससे थोड़ा सा आगे जाती है, आइए उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी उप प्रमेय आती है, ये क्या है, उप प्रमेय है उसी की जो पहला नंबर का था। उसमें क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज एबीसी है और उसके कोण जो है एबीसी तथा कोण एसीबी के अर्थक किए जाएं और वो ए बिंदु पर मिले, तब ऐसा ऐसा होता है। आइए चित्र से समझते हैं, ऐसा तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं होगा। तो एक त्रिभुज अपने पास है, कौन कौन सा, ये त्रिभुज है अपना एबीसी, ए बी सी, इस तरह का एक त्रिभुज है अपने पास। जो इसका एंगल है ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल, और कोण कौन सा, ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण, इनका अर्थक किया जाए, यानी कि ऐसी रेखा जो कोणों को दो बराबर भागों में बांट दे। तो हम लोग मानते हैं वो रेखा ऐसी ऐसी डॉट डॉट करते हुए इस तरह से जा रही है, और इस वाली रेखा का भी अर्थक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये दोनों प्रमेय में कहता है कि ये जो पॉइंट जिसपे मिल रही है वो ओ पॉइंट बना रही है, यानी कि ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो कोण ओ जो है बी ओ सी है, यानी कि बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये इसके क्या गुणधर्म होगा, ये 90 यानी कि 90 डिग्री जोड़ेंगे, प्लस ऊपर वाला जो कोण है बी ए सी कह लीजिए, या कोण ए अकेले कह लीजिए, यानी कि इस वाले कोण को का आधा करके 90 में जोड़ दें, तब ये बराबर हो जाता है। बस साफ सी बात है। चाहे तो आप लोग इसको अलग अलग तरह से कोण रख कर चेक कर लीजिए। इसको हम लोग रखते हैं 30 डिग्री, इसको रखते हैं हम लोग, एक को नहीं पूरे को हम लोग 30 डिग्री रख रहे हैं, यानी कि जो कोण ये है ये 30 डिग्री रखा, इस वाले को भी हमने 30 डिग्री रखा। जाहिर सी बात है, अब उस वाले प्रमेय के हिसाब से लगाएंगे तो ये 60 डिग्री दोनों जोड़कर हो गए, बचा कितना, 120 डिग्री। ये ऊपर वाला कोण 120 डिग्री हुआ। अब आइए देखते हैं इसको, ये कितना होगा। तो अगर प्रमेय के हिसाब से देखा जाए तो ये होना चाहिए कितना, 90 प्लस इस वाले का आधा करेंगे, तो यहाँ पे 90 प्लस इसका आधा 60, ये हो गया। तो यानी कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 150 डिग्री का होगा। सिंपल सी बात, इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाती है ऊपर में इसकी। अब जो अपना नेक्स्ट गुणधर्म आता है वो क्या आ गया, बहिष्कोण वाला। तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, बहिष्कोण, यानी कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। अंतःकोण पे तो हमने बात कर ली थी, जो अंदर की ओर कोण बन रहे थे वो सारे अंतःकोण कहला रहे थे। अब ये बहिष्कोण के बारे में 3 कंडीशन लिखी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। आइए बारी बारी से तीनों कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। यदि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, यानी कि पहले तो एक त्रिभुज बनेगा अपना, वो त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी। इस तरह से हम लोग कुछ त्रिभुज बनाते हैं, एक शीर्ष ए बी सी, ये इसके 3 शीर्ष हो गए। भुजा बीसी को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि ये जो भुजा बी और सी यानी कि बीसी है, इसको कहाँ तक आगे बढ़ाया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सी को किसी बिंदु है कोई यहाँ पे मान लीजिए डी, इसको यहाँ तक बढ़ाया गया, उसकी सीध में बढ़ाया गया, यानी कि इसी तरह से बढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि बैंड हो जाए, तो इसकी सीध में डी तक बढ़ाया गया। तो जो कोण बना कौन सा, ए सी डी, यानी कि ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ये वाला जो कोण बना वो क्या कहलाएगा, वो बिंदु सी पर, इस वाले पॉइंट पर
त्रिभुज जो है एबीसी का बहिष्कोण कहलाएगा। और इसे दर्शाते किससे हैं, तो इसको हम लोग दर्शाएंगे, चाहे एंगल सी से तो दर्शा नहीं सकते क्योंकि ये वाला भी कह लीजिए या ये वाला कह लीजिए, तो इसको हम लोग इसी तरह से दर्शाएंगे ए सी डी। ये अपना क्या है, एक बहिष्कोण है, इसी को हम लोग सिंपल बहिष्कोण कहते हैं। आगे कुछ कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के बिंदु सी पर बहिष्कोण इतने के सापेक्ष ये दूरस्थ कोण कहलाते हैं। जो ये वाला कोण है बिंदु सी के, त्रिभुज सी पर बना बहिष्कोण जो ये है, इसके सापेक्ष अगर ये बन रहा है तब जो दो कोण बच जाते हैं, कौन कौन से, ये कोण ए और कोण बी, ये क्या कहलाएंगे, ये सुदूर या दूरस्थ अंतः कोण कह लीजिए, या इनको अंतः अभिमुख कोण कह लीजिए, यानी कि जो इससे दूर है। इसका प्रयोग अभी जब प्रमेय बताएंगे तब आएगा। अगला क्या कह रहा है कि यदि हम भुजा AC को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि भुजा को AC को हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि इसी के सीध में, और कहां तक बढ़ाना है, पॉइंट E तक बढ़ाना है। पॉइंट E तक जब हम इसको बढ़ाते हैं तब अपना एक कोण बनता है, कौन सा कोण, कोण BCE, यानी कि ये वाला कोण। इसको पॉइंट की जगह नहीं फिक्स हो रही है, यहाँ पे है, तो ये वाला जो कोण बना BCE, ये भी क्या कहलाएगा, एक बहिष्कोण कहलाएगा। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको भूल जाइए, सिर्फ इतना देखिए। अब क्या दिख रहा है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, रेखाखंड दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये वाला जो एंगल क्या है, BCE है। एंगल जो BCE है और एंगल ACD है, ये दोनों कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। पहले ही जब कोण बताया गया था तो उसमें बता दिया गया था कि ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण से रिलेटेड एक प्रमेय भी उसमें बताई गई थी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण बराबर होंगे। वही कह रहा है कि ये बहिष्कोण कहलाएंगे, यानी कि दोनों ही इसके बहिष्कोण कहलाएंगे त्रिभुज के, तथा ये जो कोण ACD बना और ये जो कोण BCE बना, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में है, जो कि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें सिर्फ इतना निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष जब लिखते हैं तो ऐसा कह सकते हो। इसी तरह से यहाँ जैसे दो बने, इस वाली भुजा को हम लोग इधर बढ़ा लिए, इस वाली भुजा को यहाँ पे बढ़ाया, तो एक कोण ये, एक कोण ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तब इसके लिए ये दोनों कोण क्या होंगे, दूरस्थ कह लीजिए, दूरस्थ अंतः कोण कह लीजिए, या अंतः अभिमुख कह लीजिए। उसी तरह से इसको हम लोग इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, तो ये भी इसके हिसाब से ये दोनों होंगे कौन से, दूरस्थ अंतः कोण या अंतः अभिमुख कोण, इस तरह से। तो इसके तीनों पॉइंट पर इस तरह से हर पॉइंट पे दो दो बहिष्कोण बन सकते हैं। तो निष्कर्ष लिखिए, प्रत्येक त्रिभुज के सभी शीर्ष पर या तीनों शीर्ष पर दो दो बहिष्कोण बनते हैं, दो दो बहिष्कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये बस समझ लीजिएगा कि सारे कोण बराबर होंगे, वो दोनों जो एक ही शीर्ष पर बन रहे हैं वो ही बराबर होंगे। आपस का मतलब यही है, एक ही शीर्ष पर जो एक शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं, दो बहिष्कोण बन रहे हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कंडीशन होती है बहिष्कोण की, यानी कि रेखाओं को आगे बढ़ाया जाता है, इस तरह से जो कोण बनते हैं वो बहिष्कोण कहलाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक प्रमेय है, क्या वो प्रमेय है कि जो बहिष्कोण होता है वो इन दोनों कोण जो दूरस्थ अंतः कोण है या अंतः अभिमुख कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो आइए नेक्स्ट इसी पे बात करते हैं। तो अब जो अपनी नेक्स्ट प्रमेय है वो क्या कह रही है कि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने से बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आइए चित्र से इसको समझते हैं। तो एक अपने पास ये कोण है कुछ इस तरह का, वो सॉरी त्रिभुज है, जिसको नाम दे देते हैं हम लोग ABC। इसकी एक भुजा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये वाली, इसको मान लो D पॉइंट तक हमने आगे बढ़ाया, तो ये जो कोण बना ये एक बहिष्कोण है।
अब इस बहिष्कोण में क्या है कि ये वाला जो कोण था, ये दोनों क्या थे अपने अंतः अभिमुख कह लीजिए या कुछ भी, या वो दूरस्थ अंतः कोण कह लीजिए। तो ये कोण हो गए। अब इसमें कह रहा है कि दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है कौन? बहिष्कोण। ये बहिष्कोण, इसको अगर नाम दिया जाए तो कौन सा कोण होगा? ये कोण ACD। ACD ये अपना बहिष्कोण हो गया। और ये वाले कोण को कोण A कोण B कह लीजिए या कोण BAC कह लीजिए ऊपर वाले को, नीचे वाले को ABC कह लीजिए। तो सिंपल सी बात है इस प्रमेय में कि जो कोण कौन सा है, ये बहिष्कोण ACD ये बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। या चाहे इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोण है ACD ये बराबर होगा किस वाले कोण के? BAC। उसी को जो A लिखा था उसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, BAC प्लस एंगल ये वाला ABC, एंगल ABC। तो इतनी सी हो जाती है इस प्रमेय में साधारण सी बात कि जो दोनों दूरस्थ कोण है वो इस बहिष्कोण के, मतलब कि इन दोनों का योग इस बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। अब इसी प्रमेय से एक उप प्रमेय निकल कर आती है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और इसकी इस भुजा को इस तरफ बढ़ा दिया गया, इस भुजा को इस तरफ बढ़ा दिया गया, तो ये वाला एक बहिष्कोण बना, ये वाला एक बहिष्कोण, नाम दे दिया ABC इस तरह से। तो अब यहाँ पे एक नाम दे दिया हमने D और एक नाम दे दिया E। अब इन दोनों के अर्धक को, यानी कि ये जितना डिग्री कोण बन रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं कुछ इस तरह से, और इस वाले कोण के अर्धक को आगे बढ़ाएं कुछ इस तरह से, तो मान लो ये O पॉइंट पे मिलते हैं। अब ये जो O पॉइंट पे एंगल बना, ये वाला एंगल अगर पूछ लिया जाए कितना होगा, तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसका आधा 90 डिग्री में से घटा दिया जाए। यानी कि जो अपने पास कोण बना कौन सा? BOC या COB कह लीजिए। BOC वो क्या होगा? 90 माइनस 1/2 हाफ एंगल A, यानी कि 90 डिग्री में से 1/2 डिग्री, मतलब कि इस वाले कोण का आधा करके हम लोग घटा दें तभी ये वाले कोण की वैल्यू निकल आती है। तो इस तरह से ये दो, मतलब एक प्रमेय थी, एक उसकी उप प्रमेय कह लीजिए। तो ये दो प्रमेय थी, ये आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।